साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात होगी कांग्रेस के गढ़ में अखिलेश यादव के हुंकार की, 22वें बजरंग बली वाले दांव की। क्योंकि जहां भाजपा भगवान राम का नारा लगा रही है, वहीं एक दांव आज अखिलेश यादव ने बजरंग बली वाला चला है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या 22 की जंग में बजरंग बली अखिलेश यादव का बेड़ा पार करेंगे? क्योंकि यूपी फतह करने निकले अखिलेश आज रायबरेली पहुंचे, जहां गली गली में घूमते हुए अखिलेश ने अपने पक्ष में माहौल बनाया, वहीं भाजपा पर जमकर हमला भी बोला। कांग्रेस के गढ़ में अखिलेश की हुंकार, 22 में बजरंग बली करेंगे बेड़ा पार। जो राम राज्य है वही समाजवाद है और राम राज्य की परिकल्पना ही समाजवाद को लाना है। यूपी की चुनावी फाइट, रायबरेली में किसका भौकाल टाइट। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव होके रहेगा। दिक्कत, किल्लत और जिल्लत, 22 की जंग, सपा का लाल रंग। किसी सरकार में जनता को नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिक्कत, किल्लत और जिल्लत का सामना करना पड़ा है। 22 की सियासी जंग में हिंदुत्व की पिच तैयार है, क्योंकि अगर बात जीत की है तो जीत के लिए अखिलेश भी मंदिर जाने के लिए तैयार है। और ये बात अखिलेश यादव ने रायबरेली में साफ कर दी है, क्योंकि जहां भाजपा जय श्री राम के नारे लगा रही है, तो वहीं अखिलेश ने रायबरेली में अपनी विजय यात्रा शुरू करने से पहले बजरंग बली के दर्शन कर एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया। जो राम राज्य की परिकल्पना है, अगर राम राज्य लाना है तो सबसे सूत्र बनेगा समाजवाद से। जो राम राज्य है वही समाजवाद है और राम राज्य की परिकल्पना ही समाजवाद को लाना है। अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर इस बार कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचे। ये वो किला है जो 2014 और 2019 में भी नहीं हिला, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो अखिलेश यादव इस बार करना चाहते हैं। क्योंकि रायबरेली में अखिलेश ने ऐलान कर दिया है कि इस बार वो रायबरेली और अमेठी में कोई समझौता नहीं करेंगे, सभी सीटों पर डटकर मुकाबला करेंगे। 2012 में 6 सीटों में से 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी इसी रायबरेली में। और ये इतिहास क्या फिर अखिलेश यादव दोहराएंगे क्या? मैं ये कह रहा हूं कि इस बार रायबरेली में 100% सीटें समाजवादी पार्टी पक्ष में जाने वाली हैं। अखिलेश ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब प्रियंका और राहुल अमेठी में रैली करने वाले हैं। लेकिन जानकार अखिलेश के इस जवाब को प्रियंका की उस चुनौती के रूप में देख रहे जो प्रियंका गांधी ने अखिलेश को जमीन पर उतरने की दी थी। और अब अखिलेश ने रायबरेली पहुंचकर साफ कर दिया कि उन्हें हर चुनौती मंजूर है। लेकिन अखिलेश यही नहीं रुके, वो जहां कांग्रेस के गढ़ में प्रियंका की मुश्किलें बढ़ाते नजर आए, वहीं भाजपा पर हमलों की छड़ी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जनता को पिछले 4.5 साल में दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है। सच्चाई तो ये है कि बाबा मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को गुमराह करना जानते हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए, हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए। कोरोना के समय पे लोगों ने देखा कि किस तरीके से जनता को अनाज छोड़ दिया गया। लोग बिस्तर के लिए भागते रहे, दवाइयों के लिए चक्कर काटते रहे, और जब ऑक्सीजन जरूरत थी तो सरकार ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करा पाई। वो भी बाबा योगी की सरकार अगर ये कहे
कि यहाँ पर किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है। हम सब लोगों ने देखा है कि लोग भागते रहे ऑक्सीजन के लिए, लोग भागते रहे दवाई के लिए, लोग भागते रहे अपने परिवार को बचा लें, लोग शमशान में लाइन लगा के रहे। अखिलेश की नजर रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों पर है, क्योंकि 2017 में सपा सिर्फ 1 सीट यहां जीत पाई थी, जबकि 2012 में सपा ने 5 सीटें जीती थी। और अब अखिलेश फिर से रायबरेली में परचम लहराकर लखनऊ में अपनी जीत का डंका बजाना चाहते हैं, क्योंकि जहां अखिलेश यादव ने दर्जन भर दलों से गठबंधन किया है, वहीं अब उनका उनके चाचा शिवपाल से भी पैचअप हो चुका है। वहीं सीट शेयरिंग के जिस सवाल को लेकर सपा के विरोधी हमलावर हैं, उसका भी जवाब अखिलेश ने दे दिया। देखिए, उनके आने से, और उनका भी एक दल है, क्षेत्रीय दल है, समाजवादी पार्टी का पहले दिन से कोशिश थी कि जो समाजवादी पार्टी से मिलती जुलती जो विचारधाराएं हैं, उन सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाया जाए। उसी कड़ी में आज उनका दल भी समाजवादी पार्टी के साथ है। सीटों को लेकर कोई बात? सीटों की जब बातचीत हो गई तभी गठबंधन तय हुआ है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अखिलेश ने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन क्या ये गठबंधन जीत दिला पाएगा? और क्या हिंदुत्व वाले मोर्चे पर वो भाजपा से टक्कर ले पाएंगे? क्योंकि बजरंगबली के दर्शन करना और बात है, काशी अयोध्या में अपने मुख्यमंत्री और शीर्ष नेता का जमावड़ा लगाना दूसरी बात। क्योंकि अखिलेश चाहे जितना कहें, चुनाव देखते ही भाजपा को धर्म याद आने लगता है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि भाजपा को यही पसंद है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश भाजपा को इस मोर्चे पर चुनौती दे पाएंगे? रायबरेली से वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। प्रभु राम संग निषाद राज की दुहाई, बात मछुआ आरक्षण पर आई थी, क्योंकि आज भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने लखनऊ के रमाबाई मैदान में निषाद पार्टी को साथ लेकर एक भव्य रैली की, जहां अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला, लेकिन मछुआ आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा, जिसको लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या बिना आरक्षण का ऐलान हुए निषाद भाजपा को वोट देंगे? भाजपा की नैया, क्या निषाद राज बनेंगे खेवैया? अमित शाह ने दिखाया दम, 22 में फिर खिलेगा कमल। 300 पार का नारा, निषाद वोट का सहारा। 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को फतेह करने के लिए भाजपा ने अपने सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह को मैदान में उतार दिया है। शुक्रवार को भाजपा ने पहली बार अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी के साथ ज्वाइंट रैली की। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बजरंगबली की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखनऊ का रमाबाई मैदान भाजपा और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से पटा पड़ा था, जो बता रहा था कि जिस तरह से त्रेता में भगवान राम के साथ निषाद राज खड़े थे, ठीक उसी तरह 22 में कमल खिलाने के लिए निषाद वोट सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह थी कि अमित शाह कई बार राम मंदिर का जिक्र करते रहे और सपा बसपा के साथ साथ कांग्रेस पर हमला बोलते रहे। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम। इस दौरान अमित शाह ने कई बार पीएम मोदी की तारीफ और ये बताने से नहीं चूके कि जहां पुरानी सरकारों ने 50 साल में सिर्फ 4 काम किए, वहीं मोदी राज में सिर्फ 7 साल में ही कई बड़े काम हो गए।
कश्मीर में धारा 370 भी हट गई है। यह आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ थी देश के अंदर। आज धारा 370 समाप्त। अमित शाह राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 के मोर्चे पर भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे थे और उनके एक एक बात पर कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे, लेकिन मछुआ आरक्षण को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अमित शाह और बीजेपी के जितने लोग हैं सब इसको जीरो बना के गए हैं। ये हमें आरक्षण देने की बजाय हम तो आरक्षण मान ही नहीं रहे हैं। हमारा केवल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए था और बेवकूफ बना के जा रहे हैं कि संविधान की इतनी बड़ी प्रक्रिया है और ये है। ऐसा तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब अगर जहां हमारे डॉक्टर संजय रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे और आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज 5% के करीब है, जो मल्लाह, मांझी, निषाद, धीवर, बिंद, कहार, कश्यप के नाम से जानी जाती है। निषाद वोटों के सियासी समीकरण और राजनीतिक ताकत को देखते हुए भाजपा ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन सवाल बड़ा है कि बिना आरक्षण के निषाद समुदाय भाजपा के साथ किस हद तक खड़ा होगा, क्योंकि आरक्षण निषाद समुदाय के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है जिसे लंबे समय से लड़ी जा रही है। वहीं इन सब के बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर एक चुभता हुआ तीर अखिलेश यादव ने चलाया। दरअसल अखिलेश यादव लगातार निषाद काट खेल रहे हैं। जब वो उन्नाव गए थे तो उन्होंने मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसके अलावा अखिलेश फूलन देवी का नाम लेकर भी निषादों को लगातार बड़ा संदेश दे रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जिस निषाद राज के सहारे भाजपा 22 में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, उसका अंजाम क्या होगा? क्या चुनाव से पहले भाजपा सरकार की तरफ से मछुआ आरक्षण को लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा? लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बेतुके विवादित बयान की, जिसको लेकर घमासान मच गया है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया। अब इसमें बर्क ने आवारगी का एक फॉर्मूला लगाया है कि हंगामा मच गया है। बर्क के बयान पर महिलाएं विरोध में आ गई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद एसटी हसन बर्क के बयान का समर्थन कर रहे हैं। और अब मुद्दे की बात यह है कि चुनावी मौसम में बर्क का बेतुका तर्क देकर आखिर किसकी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सपा सांसद बर्क का बेतुका तर्क। 21 साल की उम्र में शादी बर्क को लगती है आवारगी। बर्क का यह तर्क ना कर दे अखिलेश का बेड़ा गर्क। ये समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं, जिनके एक बयान ने सूबे की राजनीति में भूचाल नहीं तूफान ला दिया है। मैं समझता हूँ तो सही कदम नहीं। जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है, ताकि बाल विवाह पर ठोस रोक लगाई जा सके। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क ने इसमें आवारगी का कुतर्क लगाकर भाजपा को सपा पर हमला बोलने का मौका दे दिया। बयान दिया वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। यानी लड़कियां आवारगी करती हैं। 21 साल का लड़का अगर नहीं 21 साल तक शादी हुई तो वो ठीक है, और लड़की अगर 21 साल तक चली गई तो आवारा हो जाएगी। बर्क के विवादित बयान को सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सपा के दूसरे सांसद एसटी हसन इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हम इस फैसले के खिलाफ हैं। हम जानते हैं कि लड़कियों की, बच्चियों की और लेडीज की फर्टाइल एज जो होती है वो 16, 17 से और 30 साल तक की होती है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस बयान को पार्टी लाइन से बाहर बताकर किनारा कर लिया। अब शफीकुर रहमान बर्क साहब है, कुछ थोड़ा सी बात उन्होंने कही है जो उसको लेके विवाद मचेगा। आवारगी, अगर 18 से 21 की उम्र शादी की गई तो कहा जा रहा है आवारगी आएगी, क्या कहिएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा प्रोग्रेसिव रही है। समाजवादी पार्टी की अप्रोच प्रोग्रेसिव रही है। वो उनके व्यक्तिगत कोई सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन ये पार्टी की लाइन नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर बर्क किस आवारगी की बात कर रहे हैं? क्या 21 साल की उम्र में शादी होना आवारगी है? क्योंकि बर्क के इस बेतुके तर्क से महिलाएं इतनी नाराज हैं कि वो विरोध में सड़कों पर उतर आईं। ये तस्वीरें नोएडा, आगरा, अलीगढ़ की हैं।
नहीं, बहुत सही है, क्योंकि आप देखिए लड़कों की तो 21 थी और लड़कियों की 18 थी। तो लड़का अगर 21 में परिपक्व मानते हैं ये लोग, मैच्योर हो जाता है, तो लड़की 18 में कैसे हो सकती है? मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव है। अगर 21 साल होगी तो हम आगे इक्वालिटी के हिसाब से भी सही है। एजुकेशन हम इक्वल पढ़ेंगे, हमारी जो एज है वो भी सेम होगी, तो हम आगे जाके जो वर्ल्ड है उसके लिए हम ज़्यादा कर पाएंगे। निर्णय सरकार का बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़कियों की एक एज पहले जो थी, लॉ आया था वो 18 एज थी, वो बहुत गलत था, क्योंकि लड़कियों का हाई स्कूल भी नहीं होता और 21 की एज में उनका ग्रेजुएशन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बन जाएंगी। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया हो। बर्क जब भी बोलते हैं विवाद खड़ा कर देते हैं। हाल ही में उन्होंने तालिबान को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या एक सांसद को ऐसे बयान शोभा देते हैं? क्योंकि शफीकुर रहमान का तो पता नहीं, लेकिन चुनावी मौसम में यह बयान अखिलेश यादव के लिए कहीं मुश्किल न खड़ी कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। काशी मॉडल की गूंज की, क्योंकि जब से काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है तब से यूपी में काशी मॉडल की गूंज जमकर सुनाई दे रही है। आज पीएम मोदी ने 113 मेयरों को काशी मॉडल से सीख लेने का मंत्र दिया और अपने शहर में काशी मॉडल अपनाने को कहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या काशी मॉडल 22 में विजय दिला पाएगा? यूपी चुनाव में काशी मॉडल की गूंज। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मेयरों को काशी मंत्र। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, काशी एक मॉडल बनता जा रहा है। अभी हाल ही में पूरे देश ने काशी की एक भव्य तस्वीर देखी थी। प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी के साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर आए थे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने 113 मेयरों को काशी मॉडल अपनाकर अपने अपने शहर की सूरत बदलने का मंत्र दिया है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी मेयर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कही। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। इस दौरान पीएम मोदी ने मेयरों का हौसला अफजाई करते हुए सरदार पटेल का उदाहरण दिया कि कैसे वो पहले मेयर थे और बाद में भारतीय राजनीति के पुरोधा पुरुष बने। इस दौरान पीएम मोदी ने सम्मेलन में आए सभी मेयरों से काशी में हुए काम को साझा करने की अपील की और अपने अपने शहर में नदी को लेकर उत्सव शुरू करने की बात कही है, ताकि नदियों की सफाई हो सके। प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद मेयरों का हौसला तो बढ़ा ही, साथ ही काशी मॉडल को देखकर मेयर काफी उत्साहित नजर आए। आप लोगों ने यहाँ आने से पहले काशी को देखा, काशी को समझा। चूंकि आप तो पूर्वांचल से जुड़ी हुई भी हैं, जौनपुर आपका गृह जनपद है, तो हम एक चीज जानना चाहेंगे, बदलाव किस तरह का देखा? देखिए, जन्मभूमि तो मेरी जौनपुर है, लेकिन मेरा कर्म भूमि क्या कहते हैं कि कानपुर है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगी कि मैं आज के 55 साल पहले भी इस वाराणसी को देखा था। इस वाराणसी को मैं 55 साल पहले भी देखा था, इस वाराणसी को मैंने आज देखा। आज जो इस देश के प्रधानमंत्री सदैव हमारे मोदी जी ने हिंदुत्व पर इतना बड़ा काम किया, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो। ये पहली बार है कि जब एक साथ इतने मेयर काशी में इकट्ठा हुए। वैसे ये भी पहली बार था जब काशी में एक साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठा हुए थे। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो विकास काशी में हुआ है, क्या वो दूसरे शहरों में भी होगा? क्या काशी की तरह दूसरे शहरों की सूरत भी बदलेगी? क्योंकि देश में जो 100 स्मार्ट सिटी बने हैं उसमें 10 यूपी के हैं, लेकिन चुनावी मौसम है तो दबाव हर शहर को स्मार्ट बनाने का है। अब इस कसौटी पर मेयर कितना खरा उतरते हैं ये देखना होगा। वाराणसी से नीतीश पांडे और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा।